नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आयुध संशोधन बिल राज्यसभा से पारित। अब एक व्यक्ति नहीं रख सकते 2 से ज्यादा हथियार। गैर कानूनी तरीके से हथियार बनाने, बेचने और रखने के मामले में 14 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान। लोकसभा से पहले ही मिल चुकी है बिल को मंजूरी। लोकसभा से 126वां संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब। हालात पूरी तरह सामान्य। हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने के बारे में स्थानीय प्रशासन करेगा फैसला। हर जगह से हटाई जा चुकी है धारा 144। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार खत्म। 8 जिलों की 17 सीटों पर 12 दिसंबर को होगा मतदान। 32 महिलाओं सहित 309 उम्मीदवार मैदान में। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और शिक्षा मंत्री नीरा यादव समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। इसरो कल लॉन्च करेगा रिसैट 2B R1 इमेजिंग सैटेलाइट। PSLV C-48 QL रॉकेट के जरिए होगा अंतरिक्ष में लॉन्च। अमेरिका समेत 4 अन्य देशों के 9 उपग्रह भी होंगे लॉन्च। आर्म्स एक्ट में संशोधन करने वाले विधेयक को आज राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदस्यों को विरासत में मिले हथियार को रखने की इजाजत देने का सुझाव मान लिया, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा 2 से ज्यादा हथियारों को जमा कराने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। संशोधन विधेयक में अवैध तरीके से प्रतिबंधित हथियार रखने और बनाने के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रतिबंधित हथियार बनाने, बेचने, मरम्मत करने और रखने के मामले में 14 साल तक की कैद से लेकर पूरे जीवन तक उम्र कैद का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 आग्नेयास्त्र यानी कि फायर आर्म्स रख सकता है। फिलहाल 3 तक हथियार रखने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपनी राय रखी। आपका ये सुविधा दिया गया, देश भर के जो जितने भी राजा महाराजा है, जो दादा परदादा से आए हैं, उनके लिए ये घोषणा कर रहा हूं। आप लोग ये गन रख सकते हैं, मगर जो फायरिंग करने वाला गन है वो गन 2 ही रख सकते। बड़ा रखो, छोटा रखो। 1 साल के अंदर, 1 साल का समय दिया है। 1 साल के अंदर आप उसमें सरेंडर करना, नहीं तो कोई लाइसेंस होल्डर का आर्म्स डीलर के पास रख सकते हैं। आर्म्स डीलर सरकार से लेंगे। कौन खरीदा है, कौन लाइसेंस होल्डर खरीदा है, कौन से शॉप से खरीदा है, कौन सा फैक्ट्री में तैयार हुआ है, वो भी रिकॉर्ड आने वाले दिन में सरकार लाना चाहते हैं। जो बुलेट्स के ऊपर भी रिकॉर्ड आने वाले दिन में होगा। मेरा खाली इतना विरोध है कि आप जो लाइसेंस के बारे में 2-3 के बजाय 2-1 करने का सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, एक तो आप उसमें यह किया कि लाइसेंस 3 साल के बाद फिर रिवाइव करने के बजाय 5 साल की है, वो अच्छी बात है। To prevent the misuse of licensed arms, at least psychological bent of the person, especially if there are criminal tendencies or not, or there are suicidal tendencies or not, this should be of prime importance. Criteria for license, because the number of crimes being committed gradually, the government has to revisit and
strengthen the criteria for issuing license so that the arms should not be used badly. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहभागिता यानी कि RCEP में भारत की स्थिति के बारे में सदन में बयान दिया और भारत के इस समझौते से अलग होने के कारणों पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश के व्यापारिक हितों के खिलाफ था, इसलिए इससे अलग होने का फैसला किया गया। आरसेप में शामिल न होने के हमारे साहसिक निर्णय से सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं। विभिन्न देश अपने निर्यात के लिए अधिक से अधिक बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ घरेलू उद्योग को उनके इनपुट्स कंपेटिटिव मूल्यों पर दिलाने हेतु FTA में प्रवेश करते हैं। हमने वर्ष 2010-11 की अवधि में आसियान, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ FTA किए, मगर ये FTA असमान रहे हैं और हमारे अनुभव हमें अनुभव से यह पता चला है कि इनसे भारत को अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारत ने इनमें से कुछ देशों को अपने बाजार में अत्यधिक पहुंच दी, एक्सेस दिया, और भारत को इसके बदले दूसरे देशों में कम पहुंच प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए आसियान भारत FTA में भारत ने 74.4% लाइनों पर टैरिफ को समाप्त कर दिया, जबकि कुछ आसियान देशों ने केवल 50.1 तथा 69.7% लाइनों पर ही टैरिफ को समाप्त किया था। इन देशों के साथ मर्चेंडाइज ट्रेड की तुलना दर्शाती है कि करार लागू होने की तिथि से भारत के व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट में लगातार वृद्धि हुई है। भारत ने पिछले 5.5 वर्षों में न केवल दृढ़ता से अपने राष्ट्रीय हितों को सामने रखा, बल्कि संतुलित नतीजों को प्राप्त करने, विशेषकर घरेलू मुद्दों को समाधान करने की दृष्टि से रचनात्मक तरीके से वार्ताओं के दौरान भाग लिया है। हालांकि चूंकि भारत की चिंताओं और बकाया मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरसेप में शामिल न होने का निर्णय लिया और यह बात भली भांति स्पष्ट कर दी कि वर्तमान की आरसेप स्ट्रक्चर न केवल अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों बल्कि भारत के शेष मुद्दों और चिंताओं को समाधान करने में असमर्थ रही है। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए। तृणमूल कांग्रेस की दोला सेन ने हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को पिछले काफी समय से वेतन न मिलने का मुद्दा उठाया। AIADMK की विजिला सत्यानंत ने तमिलनाडु में यूरिया की कमी का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यूपी के अध्यापकों के पेंशन के पैसे को लेकर स्थिति साफ करने का मुद्दा उठाया। Fate of workmen is that they are not getting salaries for last 35 months, which leads to many deaths, almost 100 due to lack of funds for treatment, some suicides, almost 10 also, and moreover many withdrawals of their children from higher studies. I urge upon the central government and concerned ministry to take up the matter to appropriate level and do the needful. Nirmala ji, please take note of it. Inquire into that is the position. Especially the Ministry of Chemicals and Fertilizers to supply the balance of 41,000 metric ton for November, and also the backlog of 66,000 metric ton in October. And another point I wanted to mainly emphasize is that the urea which comes to Tamil Nadu is diverted to Karaikal port, which has a very less unloading capacity. अध्यापक खास तौर से उत्तर प्रदेश में आंदोलित रहा बहुत दिनों तक,
कि ये पैसा उसका पता ही नहीं चल रहा। ये आशंका लोगों के मन में है कि कितना पैसा है, कहाँ जा रहा है। उनके सिस्टम को तो ठीक कीजिए, उनको रसीद दीजिए, उनकी पासबुक बनवाइए जैसे प्रोविडेंट फंड की होती है, और जिससे उनको रहे कि हमें ये मेरा पैसा इतना है और हमें मिलेगा। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत में ही बताया कि आज ही के दिन 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने का फैसला किया। Honorable members, today the 10th of December 2019 marks the 71st anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. This landmark day is celebrated the world over as Human Rights Day. The historic document adopted on this day set out for the first time the fundamental human rights which are to be protected universally as well as common standard of achievement for all the people. This year, the day focuses on the theme Youth Standing Up for Human Rights, which aims to celebrate the potential of the youth as constructive agents of change, amplify their voices, and engage a broad range of global audience in the promotion and protection of the rights. We look upon the youth of our country to uphold the inalienable right to which all human beings are entitled to, irrespective of their class, religion, caste, gender, language, etc., and strive for overall sustainable development for all. On this occasion, let us reiterate our unwavering commitment to these ideals and principles. आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 दिसंबर तक करीब 65 लाख रोगियों का इलाज किया गया और इस पर करीब 9,549 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्यसभा में दी। लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इनमें से 35,34,695 लोगों का इलाज निजी अस्पतालों में किया गया, जिस पर करीब 6,133 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत साल 2018-19 में 1,849 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि साल 2019-20 में 1,013 करोड़ रुपए दिए गए। एक दूसरे सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों का अनुपात 60 और 40 है। हालांकि पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र में इसका अनुपात 90 और 10 है। वहीं अश्विनी चौबे ने यह साफ किया है कि इस योजना के तहत आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी उपचार को शामिल करने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में आज देश में जल संकट से उभरती समस्या से निपटने और जल को संवर्ती सूची में शामिल करने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसका जवाब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी ओर से पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि पानी राज्य सूची का विषय है और केंद्र को विवाद की स्थिति में दखल का अधिकार है। सरकार ने सदस्यों की ओर से राज्यों के बीच नदी जल विवाद, लंबित परियोजनाओं के बारे में सवालों का जवाब दिया। हमारी आवश्यकता आज भी 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास अधिकतम है, लेकिन जितना पानी हमको मिलता है, प्रकृति ने जितना पानी दिया है, यदि हम ठीक से प्रबंधन करें तो निश्चित ही अनेक वर्षों तक, आने वाले अनेक वर्षों तक इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया जा सकता है। ड्यूअल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी नहीं है। मैं मानता हूं कि ग्राउंड वाटर हम सब के लिए चुनौती का विषय है, 65% हमारी निर्भरता ग्राउंड वाटर पर है, लेकिन मैं साथ ही ये भी मानता हूं कि इस जो हमारी जो थाती है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, इस पर अगर हम ठीक से वाटर होल्डिंग पर काम करें, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने की जिस परंपरा की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिसका आह्वान ग्राम पंचायतों के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, निश्चित ही उसका यदि उस पर ठीक से हम सब लोग राज्य और स्थानीय स्तर पर काम कर पाएंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम होगा। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि पानी को कंकरेंट लिस्ट में लाया जाए, कुछ सदस्यों ने उसके पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में अपने विचार रखे। सरकारिया कमीशन का उल्लेख किया, पुंछी कमीशन का उल्लेख किया, और सभी जितनी भी बार इस विषय में डिबेट हुआ है, उतनी बार हमेशा इस बात के लिए कहा गया कि
पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट रहे, और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जहाँ हैं वहाँ भारत सरकार और भारत की संसद को एंट्री 56 में पहले से जो है सेंटर को इस बात की पावर है कि वो एक्सपीडिएंट इन नेचर अगर है तो उसमें, और इंटर स्टेट्स का अगर डिस्प्यूट है तो उसमें वो इंटरवीन कर सकता है। Once the project gets declared as national project, the central government shall take entire responsibility of the project. Also, there is a necessity to bring water in concurrent list so that both union and state can work together to avoid water crisis. Odisha territory will be affected due to construction of proactive embankment of Polavaram project. If yes, how the final forest clearance has been given to the project? सिंचाई के कार्यों के लिए जो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे पानी की कम खपत वाली प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कोई योजना है? लोकसभा से 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा 10 वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है, जिसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान बनाने वालों ने सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ एसटी और एससी को दिया था सर। इस बात को समझना बहुत जरूरी है सर। उन्होंने बाकी को शैक्षणिक रिजर्वेशन दिया, आर्टिकल 16 में दिया, आर्टिकल 15 में दिया, लेकिन 330, 331, 332, 333 में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा में और विधानसभा में, ये सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया, और ये उस राज्य में जितना उनका पॉपुलेशन है उसके अनुसार दिया गया। तो मैंने बताया सर कि लोकसभा में 84 एससी के हमारे रिजर्व सीट्स हैं और 47 एसटी की रिजर्व सीट्स हैं, और यहां से किस तरह की लीडरशिप आ रही है मैंने जान के नाम लिया। अच्छा बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इस रिजर्वेशन का लक्ष्य ये था कि रिजर्व कैटेगरी को सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण देकर हम इस वंचित समाज में जो वर्षों से डिप्राइव्ड रहा है एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करें। और सर ये बहुत खुशी का एक अनुभव है कि 70 साल के बाद एक नई लीडरशिप आई है सर। मैं देखता हूं उनमें संघर्ष भी है, उनमें कमिटमेंट भी है, वो देश के बदलाव का काम भी करते हैं, तो देश का अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बड़ी सामाजिक बदलाव की सोच के कारण हमें इस आरक्षण को 10 साल के लिए और आगे बढ़ाना है, और मुझे बहुत खुशी है कि सारे सदन ने उसका समर्थन किया है, इसलिए हम उन सबों का अभिनंदन करते हैं सर। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अनुच्छेद 370 लागू होने के बाद एक भी गोली नहीं चली। गृह मंत्री ने कहा कि 99.5% छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। 7 लाख मरीजों का इलाज किया गया। सभी थाने सही से काम कर रहे हैं। धारा 144 हटा ली गई है। अमित शाह ने कहा कि पंचायत चुनाव और ब्लॉक के चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न हुए। उन्होंने कहा कि हम नेताओं को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखना चाहते। प्रशासन को जब उचित लगेगा उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। गृह मंत्री लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के सवालों का जवाब दे रहे थे। जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ मान्यवर, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैं बताता हूं, किशन जी ने इतनी सारी चीजें बताई। परीक्षा के अंदर 99.5% उपस्थिति। आप बैठिए, सुनिए आप प्लीज। इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए, सारे के सारे तहसील पंचायत ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए। लगभग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर भी हिंसा नहीं। ये पॉलिटिकल नहीं है क्या? ये भी पॉलिटिकल है। और जहां तक राजनीतिक नेताओं का जेल में रहने का सवाल है, प्रतिबंधित आदेशों के तहत
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा भी। जब वहां का प्रशासन निर्णय करेगा तब उनकी रिहाई हो जाएगी। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अमेरिका के एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF के बयान को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका की उक्त संस्था को विषय की पूरी जानकारी नहीं है और उनका बयान पूर्वाग्रह पर आधारित है और उन्हें इस मामले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के पुराने अन्य किसी कानून को खत्म करने का प्रावधान नहीं है। भारत ने उन कानूनों के मुताबिक कई लोगों को नागरिकता प्रदान भी की है। इसमें महज एक प्रावधान जोड़ा गया है कि जो लोग कुछ पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना से ग्रस्त लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत ने यह फैसला उनके मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों को प्रभावी तरीके से मजबूती प्रदान करना पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। दिल्ली में मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी अधिकारों और कर्तव्यों को समान नजर से देखते थे। The Universal Declaration of Human Rights covers a wide range of social, economic, cultural, civil and political rights outlined in its preamble and 30 articles. They include the right to equality, freedom from discrimination, right to life, liberty, personal security, freedom from slavery and freedom from torture, among others. झारखंड में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तीसरे चरण में 12 दिसंबर को 8 जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें रांची की 5, हजारीबाग की 4, बोकारो और रामगढ़ की 2-2 और कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और सरायकेला खरसावां की 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में करीब 56 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं चुनाव के लिए कल 7016 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीसरे चरण में 309 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बार 277 पुरुष और 32 महिलाएं चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बीजेपी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी रही आजसू 17 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तीसरा चरण आजसू के साथ पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए महत्वपूर्ण है। इस चरण में उनके सियासी भविष्य का फैसला होगा। वो खुद सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुदेश महतो के खिलाफ जेएमएम से सीमा महतो को मैदान में उतारा गया है। हालांकि बीजेपी ने उन्हें वॉकओवर दिया है। वहीं झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और शिक्षा मंत्री नीरा यादव समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। मैड्रिड में चल रहे COP25 कॉन्फ्रेंस में साल की CCPI रैंकिंग जारी की गई। भारत ने प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग के स्तर के आधार पर नवी रैंक हासिल की है। हालांकि अभी भी 2030 तक के लक्ष्य के हिसाब से ये कम है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए मजबूत नीति पर अमल करने की जरूरत है। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और अमेरिका की ओर से कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में सुस्ती पर चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक
ट्वीट को ट्विटर इंडिया की ईयर ऑन ट्विटर 2019 में गोल्डन ट्वीट घोषित किया गया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने विजय भारत के साथ एक ट्वीट किया था, जिसे 1,20,000 लोगों ने रीट्वीट किया है और 4,20,000 लोगों ने लाइक किया है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विजयी भारत। साल में सबसे ज्यादा चर्चित विषय को गोल्डन ट्वीट का दर्जा दिया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल दोपहर भारतीय समय के अनुसार 3:25 पर एक और ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसका नाम रिसेट 2BR1 है। इसरो का ये सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। इसरो रिसेट 2BR1 सैटेलाइट को PSLV C-48 क्यूएल रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। 628 किलोग्राम वजनी रिसेट 2BR1 सैटेलाइट को पृथ्वी से 576 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये अपने साथ अमेरिका के 6, इजराइल, इटली और जापान के एक उपग्रह को भी प्रक्षेपित करेगा। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 75वां लॉन्च व्हीकल मिशन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।